आज की शुरुआत में एक मुझे स्टोरी सुनाने की बहुत आदत है। चलेगा? तो एक बहुत पुरानी बात है। अगर मैं आपको कहूँ कि किस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, कैन यू ट्राई दैट? हाँ? इफ आई टेल यू डोंट डोंट थिंक अबाउट दिस। सो क्लोज योर आइज एवरीवन, जस्ट टू मैडम आप भी, एंड आई टेल यू डोंट थिंक अबाउट monkeys. नाउ ओपन. I'm sure you thought about monkeys. Yes, right? So that was the leading question. It's very hard to tell somebody not to think about something. Huh? So now we have to think about monkeys in this story. So एक टोपी वाला था, वो टोपी बेचता था गांव गांव में जगह. अभी आजकल के जैसे वो ब्लिंकिट वगैरह अमेजोन नहीं था उस वक्त, उस जमाने में. तो लोग अपना सामान उठा के लेके जाते थे और वो हर गांव में वैसे आईपीएल वाली टोपी नहीं थी, सादी रेगुलर टोपी थी. डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोपी थी, लड़कियों के लिए भी टोपी थी. तो वो सारी टोपियाँ अपने एक टोपली में डाल के लेके जाता था. तो हर गांव से, एक गांव से दूसरे गांव जाता था. तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर की धूप थी और खाने के लिए वो रुका एक पेड़ के नीचे. तो पेड़ के नीचे बैठा और उसने टोपी साइड में रखी, डब्बा खा लिया जो उसकी बीवी ने दिया था, एंड पानी वानी पी के थोड़े उसे नींद आ गई. तो वो ऐसे ही सो गया. जब वो उठ गया तो बेचारा देखने लगा कि हैरान हो गया कि सारी टोपियाँ जी थी उसके अंदर, वो सारी निकल गई थी. तो वो तो हैरान हो गया क्योंकि अभी पूरा महीने का उसकी आमदनी उसमें लगी हुई थी. क्योंकि वो क्या करते हैं कि पहले टोपी खरीद लेते हैं फिर बेचते हैं, और हर एक टोपी में उनका थोड़ा सा मुनाफा होता है. करेक्ट? तो रोने लगा. तो कुछ आवाज़ आई ऊपर से. तो पेड़ पे क्या था? मंकी था. गुड. सो नाउ मैंने आपको मंकी के बारे में पहले, बहुत सारे मंकीज थे. तो उन्होंने क्या किया था, वो उन्होंने भी टोपी पहन ली थी जिसने जैसे इसने टोपी पहनी थी. तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अभी क्या करूं. तो उसने थोड़ा सा पहले तो निराश हुआ था, तो उसने एक पत्थर उठाया और फेंक दिया. तो मंकीज ने क्या किया, वहाँ पेड़ पे कुछ आम वाम कुछ तो लगे थे, वो मारने लगे. तो बोला अभी क्या करूं. उसे लगा कि पत्थर फेंकेंगे तो कुछ यहाँ वहाँ भागेंगे और टोपी गिर जाएगी, ऐसे सोच रहा था. तो फिर कुछ उसके दिमाग में आया और उसने अपनी टोपी निकाल के जोर से नीचे फेंक दी. तो मंकीज ने क्या किया, टोपी फेंक दी. तो उसने टोपियाँ सारी ले ली और मतलब उसको लगा कि अच्छा है, कुछ तो सीख के इससे. तो इस टोपी वाले के बच्चे थे, और वो बच्चे और मतलब उनके घर में टोपी का ही सीजन था सब जगह पे. तो वो दादा बन गया. उसका जो ग्रैंडसन था वो भी एक बहुत बड़ा मशहूर टोपी वाला बना, वो भी ऐसे ही करता था. तो एक दिन उसके बारे में भी ऐसे ही हुआ. ये करीब 30-40 साल बाद की बात है. वो भी ऐसे ही टोपी बेचने एक जगह से दूसरी जगह जाता था, और उसके बारे में भी ऐसा ही हुआ. तो वो एक दिन खाना वाना खा के पेड़ के नीचे सो पड़ा. उसी पेड़ के नीचे नहीं, आजू बाजू दूसरे पेड़ के नीचे. और बेचारा एकदम बहुत ही टायर्ड था, बहुत ही तो उसने अपनी जो टोपली थी साइड में रख के वो सो गया. इतना याद भी नहीं था कि ऐसे कुछ होगा उसके बारे में. लेकिन उसके बारे में फिर क्या हुआ, जब उठ गया तो टोपियाँ नहीं थी. टोपियाँ नहीं थी तो वो हैरान हो गया. लेकिन उसे सडनली याद आ गया क्या, कि उसके दादाजी की जो स्टोरी उनके घर में थी वो उसे याद आ गई. तो उसने कहा कि एक बार पहले पत्थर ट्राई करते हैं. तो पत्थर उसने ट्राई किया तो मंकीज हंसने लगे. उन्होंने कुछ किया नहीं, वो शांत बैठे थे. तो फिर उसने क्या किया, फिर अपनी खुद की टोपी निकाल के जोर से जमीन पे फेंक दी. तो उनकी एकदम सारे जो थे, उनका ग्रुप था, एकदम शांत था. उन्हें कुछ किया नहीं, सारे टोपी पहन के बैठे हुए थे. तो बेचारा एकदम हैरान हो गया. हाँ,
क्या हो रहा है ये, मतलब ऐसा तो पहले मतलब जो स्टोरी उसके दादा ने बनाई थी, तो मतलब ये तो चलना चाहिए। बहुत वक्त हुआ। तो फिर थोड़ी देर बाद एक थोड़ा सा बूढ़ा जो एक, उसमें से बहुत सारे मंकीज थे, उसमें से एक जो मकड़ था वो नीचे आया। उसने भी टोपी अच्छी तरह से पहन ली थी और उसने ये एक लगा दी उसे, हमारे इसके ग्रैंडसन को। बोला, दादाजी केवल तुझे ही है क्या? वही मुझे आपको स्टोरी बताना चाहिए था। तो इस छोटी सी स्टोरी का बहुत बड़ा अर्थ है, हाँ, कि हम सोचते हैं, और इसे एक्चुअली मैंने कौशिक बसु करके एक बहुत प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट है, ये स्टोरी हमेशा बताते हैं। और आप अगर आगे जाके इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ोगे तो इस स्टोरी का आपको मतलब बहुत सारे इसमें से आपको बोध मिल सकते हैं। इकोनॉमिक्स, अगर आपको अर्थशास्त्र सीखना है तो उसमें बहुत इस स्टोरी का मायना लगता है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो प्रगति होती है वो ऐसे ही होती है, हाँ, कोई तो पीछे रह जाता है, वो आगे सीखता है और आगे चला जाता है, और हम सोचते हैं कि जो पीछे रह गया है वो कुछ सीख नहीं रहा है। तो इस स्टोरी में सबने यही सोचा कि मंकी वैसे की वैसे रह गए, माकड़ जो है उनकी कुछ सुधारणा हुई नहीं है, लेकिन उनकी भी सुधारणा हो सकती है, और ऐसे हो सकती है कि जहां आप एकदम सरप्राइज हो जाओ। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब कथा है कि जिसमें से हमें बोध मिलता है। ओके, Today we have someone truly special with us, a powerhouse who ruled the badminton court with her grace and grit, Miss Aparna Popat. She is a 9-time national championship winner, a 2-time Olympian, and an icon who showed us that determination and focus can take you places, even the world stage. From smashing shuttlecocks to smashing stereotypes, she is here to share her journey with us and inspire us all to aim high. Please join your hands and please help me welcome the incredible Aparna Popat. I'm so fortunate because of you that I'm sitting next to an Olympian. One more time, big round of applause. आज हम उनके बारे में जरा जानना चाहेंगे। आप भी अपने प्रश्न तैयार रखिए, शायद आज हमें जरा ज़्यादा वक्त मिलने वाला है उनके साथ, तो आपके प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, और आज वो यहाँ देने के लिए है आपके लिए कुछ, तो ले लीजिए अपने दोनों हाथों से। करेक्ट? ओके, सो अपर्णा, सो हैप्पी टू सी यू। मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के, और हम अभी अंदर बैठे थे, हमारी जो बातचीत हो रही थी तो ऐसे लगा कि कुछ कनेक्शन हो गया है आपके साथ। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ आपके साथ बैठ के। पहली चीज, जैसे हर विंस्पायरर हमारे सब यहाँ स्पेशल आते हैं, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? चाइल्डहुड, बचपन। सो आपका बचपन कैसे रहा, और कुछ बताएंगे उसके बारे में? आपके मम्मी पापा, कहाँ आप थी, कहाँ कहाँ आपकी परवरिश हुई? तो बेसिकली मैं बॉम्बे की हूँ। मैं मुंबई में मेरा जन्म हुआ था, एंड मेरे फैमिली में मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन, ये हम 4 लोग हैं फैमिली में। और हम जॉइंट फैमिली में रहते थे दादी के साथ। दादी बहुत स्ट्रिक्ट थे और बहुत उनके रूल्स बहुत सख्त थे। जैसे अगर हम नहाने के पहले हम किचन में नहीं जा सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं। और ये एक उनका रूल था। अगर हम खाना खाने के लिए बैठते थे तो अगर लेफ्ट हैंड से हमने अपनी प्लेट को छुआ तो हम और कुछ टेबल पे नहीं छू सकते थे। तो ऐसे उनके रूल्स बहुत सख्त थे, लेकिन मैं बहुत शरारती थी। तो मैं ये सोचती थी कि मैं रूल का अभी मैं कैसे करूँ, दादी को मैं कैसे समझाऊं कि ठीक है ना, मेरा हाथ गंदा तो नहीं है। अगर मैंने सिर्फ हाथ लगाया प्लेट को तो इसका मतलब नहीं है कि बाकी सब झूठा हो जाता है। तो ये ऐसे ऐसे जैसे माहौल था, लेकिन बहुत खुश थे हम। और क्योंकि मुझे खेल कूद का बहुत शौक था, तो मैं पूरा दिन घर में या तो मैं
कुछ बॉल लेके फेंकती थी या तो सिर पे खड़ी रहती थी, सोफा पे हेड स्टैंड, कुछ कुछ मस्ती करती रहती थी। और 1982 में जब एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में हुआ था तब अप्पू यस दैट वाज द अप्पू, मैस्कॉट, जो mascot. इंसिडेंटली हाँ. मेरा पेट नेम भी है, क्योंकि अपर्णा मेरा नाम है, सब लोग जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स बोलते हैं अप्पू, हाँ. एक्सेप्ट नॉट अ डबल पी, इट्स अ सिंगल पी, APU. एपीयू। हाँ, हाँ. लेकिन तो वो एशियन गेम्स जब टीवी पे टेलीकास्ट, और ये फर्स्ट टाइम था जब कलर Color television, yes. टेलीविजन हैड कम इनटू इंडिया। हम्म. तो जब मैं वो स्पोर्ट्स देखती थी तो मेरे अंदर कुछ ऐसे था, ये इतना ब्यूटीफुल कैसे है, ये लोग इतना इजीली, इतना ऐसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे भाग रहे हैं तो इतना इजीली, अगर जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं तो उनके टोज, उनके पैर एकदम सीधे रहते हैं, टोज पॉइंटेड रहते हैं, ये करते कैसे हैं। तो मैं खुद ट्राई करने लगी घर पे, अगर फर्नीचर ऐसे हटा के उसके ऊपर हर्डलिंग करना, या तो कार्टव्हील करना। कितनी बार वो कार्टव्हील कर करके गिर भी गई थी, चोट भी लगी थी, लेकिन वो दिमाग में बैठ गया था कि वो ऐसे सीधे पैर आना चाहिए वो कार्टव्हील करने के लिए। तो वो सीख के ऐसे बॉल फेंको, फिर पकड़ो, टेबल टेनिस लेके वॉल पे मारो, टक टक टक। वो मम्मी सोती रहती थी दोपहर को, ये मैं अपनी लगी रहती थी, टक 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 टक। टेबल टेनिस के पहले 10 शॉट लगे, फिर उसके बाद 50 शॉट्स लगे, फिर बेट लगाया मैंने कजिन ब्रदर के साथ। मैंने बोला 1000 टाइम्स आई विल डू दिस, छोटी थी, 1000 टाइम्स। तो उसने बोला, अगर उसको लगा कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने इतना प्रैक्टिस किया हुआ था, सो आई वाज कॉन्फिडेंट, तो मैंने बेट लगाया। तो उसने बोला व्हाटएवर यू वांट आई विल बाय यू इफ यू डू 1000 टाइम्स। तो एक टाइम में मैंने 1000 कर लिया, और वो उनको लेके गए शॉपिंग, 3 बोर्ड गेम लेके मैं घर पे आई, डांट पड़ी मम्मी पापा की, इतना क्यों लिया। तो मैंने बोला बेट था तो मैंने ले लिया। तो ऐसे कर करके छोटी छोटी गोल्स लगा के, छोटी जीत पाके, ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। एंड जब मैं 8 साल की थी, समर हॉलीडेज हुए थे, दादी ने बोला इसको घर से निकालो, मम्मी ने बोला घर से निकलो, तुम बहुत आवाज करते हो, बहुत शरारत करते हो। तो मैं क्लब प्यार से कहा रहेगा ना? हाँ? प्यार से ही, मतलब नहीं गुस्से से, गुस्से से, अच्छा। निकलो, अच्छा। गेट आउट ऑफ हाउस। तो बट इन अ वे इट वाज गुड, क्योंकि मैं क्लब गई, वहाँ पे कोचिंग स्कीम लगा हुआ था, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, और वहां से मेरा बैडमिंटन का जर्नी शुरू हुआ। लेकिन पहले आपको टेनिस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था, राइट? तो मुझे टेनिस में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि जैसे कैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि बचपन में एक सपना होता है। सपना ये नहीं था कि मैं ओलंपियन बनूं, मेरा सपना ये था कि जैसे मैंने एशियाड में देखा, अभी भी मेरे आंखों के सामने दैट होल सीन प्लेज आउट, कि मुझे ऐसे परफेक्ट बनना है, ऐसे ग्रेसफुल बनना है, ऐसे मुझे लाइक व्हेन पीपल वॉच मी प्लेइंग, ऐसे उनको ऐसे लगना चाहिए कि ये इतना इट्स सो ब्यूटीफुल। तो वो मेरा सपना था, और जो भी मैं करती गई उसके बाद was towards that dream, that sort of goal to say अभी मुझे अगर वहां पे पहुंचना है तो अच्छे प्लेयर्स कौन से हैं। तो वो टाइम में स्टेफी ग्राफ बहुत पॉपुलर थी, तो टेनिस वो विंबलडन जीतती थी, और बहुत शांत थी जैसे खेलने में, लेकिन अंदर से उनकी डिफिकल्टीज आए, जब उनके मैचेस टफ थे तब भी वो शांत ही रहती थी, लेकिन वो जीतती भी थी। और जीतने के बाद भी वो शांत रहती थी, जीतने के बाद भी शांत थी। और दूसरी एक थी जो नाडिया कॉमनिच थी, जो जिम्नास्टिक्स की रोमानिया की थी। तो वो पहली ऐसी जिम्नास्ट थी जिनको ओलंपिक्स में 7 परफेक्ट 10s, मतलब 7 परफेक्ट स्कोर्स मिले थे। तो मैंने बोला ये भी सही है कि नॉट ओनली कि आप काम बनो और जीतो, लेकिन परफेक्ट बन के जीतो। तो ये 2 मेरे रोल मॉडल्स मैंने चुन लिए थे। तो ऐसे चलो, अभी ऐसे अगर मेरा ड्रीम है एंड आई वांट टू बी लाइक दिस, व्हाट कैन आई डू। तो मुझे टेनिस खेलना था, स्टेफी ग्राफ को देख के, तो मैं कोच के पास गई। तो कोच ने हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो जब मैं कोच के पास गई तो कोच ने पहले पूछा मम्मी को, पहला क्वेश्चन, मुझे देखा भी नहीं, मेरा एज भी नहीं पूछा कि शौक है, खेलती है नहीं खेलती है, कुछ भी नहीं। पहला प्रश्न मामा को पूछा कि आपका बैंक बैलेंस क्या है। तो मामा ऐसे चौंक गई कि बोली ये कैसे प्रश्न आया।
दूसरा उनको पूछा, आप कौन से गाड़ी में आए हो? तभी हमारे पास गाड़ी थी, लेकिन छोटी गाड़ी थी। तो मम्मा ने बोला, यहाँ से चलो, अपना काम यहाँ पे नहीं बनने वाला। इंसल्ट जैसे हो गया। या इट नॉट पॉसिबल। अगर कोच ही एक्सपेक्ट कर रहा था, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो मम्मा सेड लेट्स लीव। एंड कैन यू इमेजिन कि इतना शौक, इतना आंखों में ऐसे तारे बोलते हैं, लाइक आई वांट टू डू दिस, आई विलिंग टू वर्क हार्ड, वो 1 मिनट में ऑल गॉन, राइट? आपके क्या, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम घर पे गए, ऑन द वे होम ना तो मम्मा ने बात किया ना तो मैंने बात किया, बोली क्या बोले यू नो इन दिस सिचुएशन। फिर अगले दिन वापस गए क्लब में, बोला टेनिस पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा कौन सा कोचिंग चल रहा है? तो बोला बैडमिंटन कोचिंग चल रहा है। बोला चलो वहां पे जाते हैं। तो अंदर गई बैडमिंटन कोर्ट में, तो एक कोच था, वो बोला ठहरो मैं खेल रहा हूँ, मैं बाद में देखूंगा। लेकिन तब तक एक मम्मी की फ्रेंड मिली, बोला एक लास्ट कोर्ट पे जो सर खेल रहे हैं ना, वो सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सब लोग को कोच नहीं करते, वो चुन चुन के कोच करते हैं। अच्छा। तो बोला बैंक बैलेंस नहीं पूछते? नहीं, ऐसे ही बोला कि वो चुनो इंडिविजुअल कोचिंग करते हैं, ग्रुप कोचिंग नहीं करते। तो हमें स्पोर्टिंग फैमिली से थे नहीं, बैडमिंटन क्या था पता नहीं था, स्पोर्ट्स में करियर हो सकता है वो भी पता नहीं था। मॉम एंड डैड यू नो, पापा बिजनेसमैन थे, मामा घर पे रहती थी। तो जब वो कोच आए तो कोच ने बोला कल यू नो अपर्णा को लेके आओ एक कोचिंग सेंटर में, मैं देखूंगा, अगर वो अच्छी है तो मैं उसको कोच करूंगा, अगर नहीं अच्छी है तो मैं कोचिंग स्कीम में डाल दूंगा। तो मैंने बोला अरे वेरी खुश, ये तो आइदर ये कोच करेंगे नहीं तो स्कीम में, मेरा तो हो गया काम। अगले दिन मैं गई तो सर ने बोला, क्योंकि मैं बैडमिंटन मैंने कभी नहीं खेला था उसके पहले, तो सर ने बोला आगे भागो पीछे भागो, जंपिंग जैक्स हम करते ना, तो जंपिंग जैक्स करो बस। और फिर मम्मा को बोला कल से ये लड़की को कोचिंग के लिए भेजो, आई डोंट केयर व्हाट शूज शी हैज, आई डोंट केयर व्हाट रैकेट शी हैज, बस उसको रोज आप यहाँ पे आके यू नो छोड़ के जाओ, मैं उसको कोचिंग करूंगा। और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। टेनिस स्टॉप, बैडमिंटन चालू हुआ, लेकिन टेनिस की जो चाह थी वो गई नहीं। सो बिफोर बैडमिंटन प्रैक्टिस आई यूज्ड टू गो प्ले टेनिस। ऐसे ही वॉल पे मैं टेनिस बहुत प्रैक्टिस करती थी, आधा घंटा पूरा पसीना होके, फिर बाद में बैडमिंटन कोचिंग के लिए जाती थी। फिर ऑफ कोर्स जब बैडमिंटन सीरियस हो गया तो वो बंद हो गया। तो जो बचपन में जो दादी को अपने गुस्सा लाया था, वो सारी चीजें यहाँ अभी आपको यूजफुल रही ना, घर में जो सबको परेशान करते थे? आई थिंक गुस्सा ये तो एक दिन एंड है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली से हैं। गुजराती फैमिली में यू नो खाना भी ऐसे गाठिया ढोकला खाकरा से ताकत तो आती नहीं है, तो वो प्रॉब्लम भी था। और गुजरात नोबडी ना फैमिली प्लेड, तो बोल रही मम्मी को रोज टोक पड़ती थी कि इसको क्यों भेजते हो स्पोर्ट्स, क्यों इसको और सिखाओ, डांस सिखाओ यू नो वगैरह, यू नो पढ़ने को। मैं अच्छी स्टूडेंट थी स्कूल में, तो बोलते थे यू नो पढ़ाई पे ध्यान दो। सो वो एज में ना मुझे ज्यादा टोकनी पड़ी, लेकिन मम्मा को बहुत टोक। हे एकच मी तुम्हाला सांगेल की स्वतःचा ना यू नो वी हैव अ ड्रीम, यू नो इन हम सबके दिमाग में एक ये होता है कि मुझे ये बनना है, ठीक है। और कभी कभी मम्मी पापा का विचार अलग होता है, ठीक है। मैं यही बोलूंगी कि अगर ये नहीं कि जो मैं सोचती हूँ वो सही है और वो जो वो सोच रहे हैं वो गलत है, आप उनके साथ बैठ के एक तो बात करके कन्विंस कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि अगर माता पिता को ये दिखाई देगा कि मेरा बच्चा जो कर रहा है उसमें बहुत खुश रहता है और उसमें बहुत मेहनत करता है, तो बिलीव मी आज नहीं तो कल मम्मी पापा आपकी बात मान लेंगे। लेकिन ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप जाते हो वो काम करने के लिए, कि वो हॉबी करते हो, आप बहुत खुश हो जाते हो, और सेकेंडली आप उसमें इतना मेहनत करते हो कि बाकी कुछ रहा ही नहीं है ना, तो उनके लिए वो डिसीजन बहुत इजी हो जाता है कि जाओ यू नो करो, हम आपके पीछे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस और वो ग्रो करते रहो, वो सीखते रहो उसमें,
आई थिंक द लर्निंग जर्नी, अभी आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ, मेरी डॉटर 11 साल की है, तो मैं देखती हूँ जब वो बुक्स पढ़ती है, उसको बुक पढ़ने का बहुत शौक है, जहां भी देखती है वो एक बोर्ड भी होगा ना, जाके पढ़ के आएगी, या तो बुक कहीं पे पढ़ा होगा, उसका टॉपिक भी उसको पता नहीं है, वो उठा के पढ़ने लगेगी। तो मुझे पता है कि उसकी चाह वहां पे है। तो अगर उसका बर्थडे के लिए या कुछ भी, फर्स्ट थिंग आई विल गो एंड बाय अ बुक्स, बिकॉज आई कैन सी शी इज हैप्पी, और उससे वो सीखती है और आके बोलते हैं मम्मा ये स्टोरी में ये हुआ, अभी मुझे समझ में आया कि वो ऐसे क्यों होता है। तो ये सब चीज जब एज अ पेरेंट जब आप देखते हो ना, तो आप गिव इन करोगे, तो वो इजी कन्विंस होता है, बोल के नहीं, एक्शन से कन्विंस होता है। ठीक है, सो आई थिंक दैट वाज कमिंग बैक टू बैडमिंटन, आपकी पर्सनालिटी, मतलब मैंने जब आपके बारे में पढ़ा तो आप काफी इंट्रोवर्ट है, अपने आप में गुम रहती हो। तो एक 16 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा डिसीजन आया आपकी जिंदगी में, उसके बारे में बताइए। जब मैं छोटी थी मैं बिल्कुल बात नहीं करती थी, जैसे मम्मी पापा के साथ भी ज्यादा बात नहीं होता था, मेरी बड़ी बहन के साथ भी ज्यादा, आई वाज वेरी वेरी शाई। स्कूल में जो अवार्ड्स देते थे तभी उन्होंने बोला था कि एक एकेडमिक एक्सीलेंस करके अवार्ड होता था, जो टॉप 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास को उनको मिलता था। तो एक साल में मैंने बहुत बहुत अच्छा किया पढ़ाई में, तो टीचर ने बोला बस आप हाथ ऊपर करके आप क्वेश्चंस पूछो क्लास में, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे आई विल गिव यू द अवार्ड। तभी मैंने नहीं पूछा, मैं इतनी शाय थी। जब हेड गर्ल का टाइम आया, आई हैड अ वेरी गुड चांस ऑफ बिकमिंग हेड गर्ल, क्योंकि मैं पॉपुलर थी, मेरा नाम आता था पेपर में ट्रॉफी के साथ वगैरह, सब लोग स्कूल में जानते थे। तो अगर वोटिंग सिस्टम होता था हमारे स्कूल में हेड गर्ल सिलेक्ट करने के लिए, तो अगर पॉपुलर हो तो स्टूडेंट्स विल वोट फॉर यू, यू विल गेट हेड गर्ल। प्रॉब्लम ये था कि अगर हेड गर्ल बनना है तो स्पीच देना पड़ता था बिफोर यू बिकम हेड गर्ल, तो मैंने वो भी स्पीच नहीं दिया, राइट, बिकॉज मैं इतनी शाय थी, मैं बोल ही नहीं सकती थी माइक में। तो ये कर करके वो अपॉर्चुनिटीज गए। अभी मैं सोच रही हूँ लाइक उसमें कितना, हाउ डिफिकल्ट वुड हैव बीन, लेकिन मैंने नहीं किया। तो मैं मेरे फर्स्ट नेशनल 1989 में खेली अंडर 12, जो मैंने जीता एनफील्ड अंडर। एक पॉज, पहला कंपटीशन बैडमिंटन का, उसके बारे में क्या हुआ था उसमें? कंपटीशन है, ट्रेनिंग इज डिफरेंट, कैन यू टेल अस व्हाट वेंट, क्या हुआ आपके दिमाग में, क्या चल रहा था पहले कंपटीशन में, उसका नतीजा क्या आया? आई थिंक पहला कंपटीशन वाज इनफैक्ट वेरी नाइस फॉर मी, क्योंकि हमारे फैमिली में मेरा पहला अनुभव था नेशनल्स खेलने के। नेशनल्स क्या था वो भी मुझे पता नहीं था। सर ने बोला मैचेस आएंगे, ये ओपोनेंट है, ये ओपोनेंट के साथ आगे मारो पीछे मारो, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन प्रैक्टिस बहुत कड़ी हुई थी। तो ही गिव मी वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शंस एंड वन मैच आफ्टर द अदर, मैच आफ्टर द अदर, I reached the semi-final. First match when you won, I want you to tell us what went through your head. I think nothing. For me, it wasn't winning and losing. I don't remember the score, a final score of matches very well. But if you ask me at 5-all what happened, I will be able to accurately tell you, because my attention was there. It was always on playing. मुझे खेलने का इतना शौक था कि, और स्ट्रैटेजी में कैसे ये पॉइंट में कैसे जीतूं, वो पॉइंट में मैंने क्यों हारा, तो वो सब मेरे दिमाग में चलता रहता था। तो व्हेन आई इवन पहला मैच मैंने जीता है, बोला अगला मैच कब है, आई वांट टू प्ले, अगला मैच कब है। सो वो एक्साइटमेंट में मैं सेमीफाइनल में पहुंची, टॉप सीड थी, मेरा फर्स्ट नेशनल्स था। वो गर्ल शी वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड। आई वाज डाउन 1-6 द सेमीफाइनल्स, तभी थोड़ा मैं हिल गई थी। मैंने अभी क्या करूं, अभी 1-6 1-7 से मैं कैसे ये लीड कैसे। तभी सर ने, और सर मेरे सर आगे बैठते नहीं थे, कौन सर? मेरे कोच नाम? उनका नाम था अनिल प्रधान। तो वो कभी भी कोर्ट के पास नहीं बैठते थे। बोला तुम्हारा मैच है, तुम अपना दिमाग लगाओ, तुम इंडिपेंडेंटली खेलो। वहां से एक आवाज आया, कहाँ से, तो ऑडियंस में फुल था स्टेडियम, तो स्टेडियम से कम ऑन आपू, एक ऐसे। तो अच्छा, मुझे तुरंत समझ में आ गया कि सर का आवाज है, और सर कभी भी बोलते नहीं कुछ। तो मैंने बोला ये मतलब क्यों है कि कुछ करो, अभी जल्दी से कुछ करो, नहीं तो गेम निकल जाएगा।
तो वहां से मैंने जीता, फिर फाइनल्स बहुत इजी हुए, 11-3 11 लव, तो वो मेरा फर्स्ट नेशनल टाइटल था। उसके बाद सर और हम गए सेलिब्रेट करने के लिए, एक आइसक्रीम ऑर्डर किया और एक केक ऑर्डर किया। तो वो वेटर आए, वो बड़ा सा संडे आइसक्रीम 3 स्कूप वाला, तो आइसक्रीम मेरे सामने रखा, केक सर के सामने रखा, सर ने ऐसे घुमाया, सर को आइसक्रीम का बहुत शौक था तो उन्होंने आइसक्रीम खाया, मैंने केक खाया, तो दैट वाज माय फर्स्ट वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। बट द नेक्स्ट ईयर मैं फाइनल्स में हारी थी और मैं बाहर आके बहुत रोई थी। आई थिंक मे बी 2 times in my life I've cried after losing. That was one time. कुछ ज्यादा बताइए उसके बारे में, क्योंकि आपके दिमाग में क्या हो रहा था, मतलब क्यों हारे, बहुत सारा कुछ हुआ होगा ना। तो वो पूरा साल ऐसे, मैं 12 साल की थी, मैं अंडर 15 खेल रही थी, तो nobody really expected that I will do well. लेकिन वो पूरा साल एक लड़की थी जिसके अगेंस्ट में हारती गई। He was 14 years old और उसके पास ताकत ज्यादा थी मेरे से, लेकिन मैंने इसके साथ क्यों हार रही हूँ। एक टाइम हारी, 2 टाइम हारी, 3 टाइम हारी, और डिफरेंट, एक 3 गेम्स में हारी, एक टाइम स्ट्रेट गेम्स में हारी, एक टाइम क्लोज था स्कोर। लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर मैंने एफर्ट किया कि जैसे हमारा एक चरित्र होता है, हमारा कैरेक्टर होता है, और मेरा कैरेक्टर वाज वेरी काम। सर ने बोला कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं चाहिए, ना तो रेफरी के साथ, ना तो लाइन्समैन के साथ, तुम कभी नहीं बोलोगी, तुम अपना गेम खेलो बस। तो वो डेस्परेशन में ना, अभी मैं क्या करूँ, जो भी मैं ट्राई कर रही थी मैं हार ही रही थी। अभी 3 बार, 4 बार, 5 बार एक ही लड़की के साथ, बाकी सबको मारे थे। एक निर्मला करके एक लड़की थी, तो आपके मतलब फ्रॉम बॉम्बे, हाँ। लेकिन ओल्डर, माय सीनियर, मतलब आई वाज 12, शी वाज 14, और दैट एज में ये फर्क बहुत, मतलब गेम में बहुत दिखता है। तो एक पर्टिकुलर मैच में मैंने क्या किया, जब हम शटल टेस्ट करते हैं तो हम स्पीड चेक करते हैं कि शटल फास्ट है या स्लो है, और हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। तो वो मुझे शटल चेंज करने नहीं दे रही थी। मैंने बोला शटल खराब हो गया, आप चेंज करो, वापस खेलेंगे। बोला नहीं, क्योंकि उसको पॉइंट्स मिल रहे थे, तो मैं बोला नहीं, मैं नहीं चेंज करूंगी। तो मैंने ट्राई किया, तो जब उसने पूछा नेक्स्ट टाइम कि चेंज करो, मैंने बोला नहीं। हालांकि एक्चुअली माय नेचर वाज आई वुड हैव चेंज्ड इट। सर ने बोला था कि चेंज करो, बी फेयर, इफ इट इज ट्रू बी फेयर। बट हट से, क्योंकि उसने ऐसे किया था मेरे अगेंस्ट, तो मैं भी करूंगी सेम उसके अगेंस्ट। एक बार पूछा, नहीं चेंज, नहीं। वो मैच में ना मैं सबसे लो स्कोर पे हारी, क्योंकि मेरा ध्यान उस पे था, मेरे गेम पे नहीं था। वो मेरे कैरेक्टर के अगेंस्ट था। दैट्स नॉट मी, सो इट वाज नॉट कमिंग इजीली टू मी। फिर भी मैंने कोशिश की, फिर मैं हारी, और उसके बाद कभी भी मैंने शटल के लिए फाइटिंग नहीं किया, क्योंकि ऐसे मतलब वो सीख मिली ना उससे कि ए focus on what you have to do, and secondly what is your nature, stay true. If you are fair as a person, you will be fair, not today's point, not tomorrow's point, कि जितने भी मैचेस खेलो आप फेयर रहो। So that was the other thing. Now coming to that nationals, मैं क्यों आके रोई, मैंने बहुत मेहनत किया। मैंने बोला अभी 7 बार मैंने नहीं 8 times by then continuously I lost to her in 6 months, बहुत कोशिश करके। This was the 9th time. Again I lost. Finals में पहुंच के मैं हारी। तो सर बोल रहे कि आप रो क्यों रहे हो, अभी 8 times आप हारे, अभी एक और टाइम हो गया, इसके बाद अगले सीजन में यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर, यू विल बी बेटर। तो मैंने आके क्या बोला, सर आपने मुझे जो सिखाया था कि मैं शटल सीधा ही मार रही थी, जहाँ पे जाना था मैं वहीं पे मार रही थी, लेकिन शटल वहां पे जा नहीं रहा था। क्यों? बिकॉज बैडमिंटन में जब शटलकॉक इतना लाइट होता है, और अगर स्टेडियम में थोड़ी भी हवा, हल्की सी हवा होती है ना, वो शटल मूव होता है, और मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं मार तो रही थी सीधा जैसे मुझे सिखाया गया था, लेकिन वो शटल बाहर जा रही थी। मैंने बहुत ट्राई की कि कैसे कंट्रोल करूं, लेकिन आई डिड नॉट नो हाउ। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कैलिकट में इतने बड़े हॉल में खेलने में। सो आई सेड आई एम sad because I could not play as much as I had practiced. I'm not sad because I lost. वो तो मैं हार चुकी थी पहले. So I think that learning after that, 2 things I learned from that is preparation is everything,
एंड थिंग्स विल हैपन ऑन द स्पॉट, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड कभी कभी नहीं होते हैं. हम सब वी कैन नॉट प्रिपेयर 100%. तभी हमारा दिमाग कैसे हम अडेप्ट कर सकते हैं, एंड हाउ डू वी ट्राई न्यू थिंग्स. द सेकेंड थिंग, मुझे जो हार का जो दैट फीलिंग ऑफ फीलिंग इनकम्प्लीट, कि मेहनत करने के बाद भी आप हार सकते हो. ये नहीं है कि 100% मेहनत इक्वल्स 100% रिजल्ट. नहीं, आपके हाथ में है, आप मेहनत करो. रिजल्ट might or might not happen, but that hurt of going through that really made me work hard for the rest of my career. So in 17 years, that was the only year I did not win a national singles title. Otherwise, in the rest 16 years, I have won a national singles title every year after that, because of that feeling. And the second thing of having a coach who, जब अनिल प्रधान ने मुझे पहले साल में बोला था कि be number 1, not number 2, train like you want to be number 1. क्यों? क्योंकि आपने ये सुना होगा, राइट? स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, काम में पॉलिटिक्स बहुत होता है. कितनों ने सुना है स्कूल में कि पॉलिटिक्स होता है? कितने लोग मानते हैं कि होता है? कितने एक्सेप्ट करते हैं? होता है ना. इसका सीधा मोस्ट सिंपल सोल्यूशन है, अगर आप नंबर 1 रहो, अनडाउटेडली, नॉट यू डोंट विन बट यू डोमिनेट टू एन एक्सटेंट, फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट. आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, तब भी होगा पॉलिटिक्स, तब भी होगा, बट मेक इट सो डिफिकल्ट for that person to leave you out that there are chances कि ये आपके साथ कम ही होगा. तो सर ने बोला था कि नंबर 1 ही रहना है, और वो दिमाग में मैं ऐसे बैठ गया मेरा कि जब मैं प्रैक्टिस करती थी ना रोज, 10 शॉट के 10 शॉट अगर परफेक्ट नहीं गए ना, मैं घर पे जाके मेरा दिमाग वही रहता था कि वो एक शॉट क्यों नहीं गया, वो एक शॉट क्यों, वो कैसे मैं परफेक्ट करूँ, वो ऐसे. तो पूरा टाइम उसमें लगा रहता था. ऐसे नहीं प्रेशर के साथ नहीं कि क्यों नहीं गया, मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं, कि मुझे वो फिक्स करना है. जैसे अगर आप अभी आपने टेक देखा ना, अगर एक वायर भी थोड़ा इधर से उधर, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? वो रिजल्ट वो एक उस पोर्शन में नहीं होता है, वो पूरा हाथ में होगा रिजल्ट. So that one fix, keep fixing the small things as much as possible, and keep that consistently throughout. और उससे एक और बात होती है कि आप बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि always there'll be something to fix. जैसे मम्मी बोलती है ना, घर पे काम खत्म ही नहीं होता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये फिक्स करना है, ये ठीक पे रखना है. तो ऐसे होता है, अगर आप पूरा घुस जाओ इसमें ना, तो वो घर के काम के जैसे है, वो कभी भी आप बोर नहीं होगे, काम रहेगा ही रहेगा आपके लिए. आपने एक शब्द बहुत बार यूज किया, शायद आपने भी नोटिस किया रहेगा, मेहनत. आपकी क्या मेहनत थी? आपका दिनक्रम कैसे रहता था? क्योंकि वो सारी लड़कियों को समझना चाहिए कि क्या, व्हाट डज इट टेक टू बी एन ओलंपियन, राइट? यू वांट टू नो. सो अगर आप में से किसी को ओलंपियन बनना है तो क्या करना चाहिए, शायद बताइए उसके बारे में. आई थिंक जब मैं स्कूल में थी, स्कूल यूज्ड टू स्टार्ट एट 7:30, तो 7 बजे घर से निकलते थी, स्कूल जाती थी, पूरा दिन स्कूल, 2 बजे 2:15 बजे तक स्कूल रहता था. वहाँ से सीधा जाती थी प्रैक्टिस के लिए. 3 बजे से 5:30 बजे तक प्रैक्टिस होता था, बहुत कोर्ट पे ये वो. लेकिन जो 5:30 के बाद होता था, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो वो 2.5 आवर्स प्रैक्टिस होता था ना, उसका मैं और कोच में भी साथ में बैठ के, या मैं खुद जब स्ट्रेचिंग करती, वो मैं प्ले करती थी अपने दिमाग में कि आज हुआ क्या, कैसे खेली, क्या नहीं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. तो वो हाफ एन आवर होता था. 6 बजे क्लब से निकल के मैं घर जाती थी. ऑन द वे होम या तो मैं सोती थी या तो मैं होमवर्क करती थी गाड़ी में, क्योंकि बॉम्बे में 6 बजे वो पीक का वो ट्रैफिक बहुत रहता था, मतलब गाड़ी ज्यादातर रुकी रहती थी, तो मैं पढ़ सकती थी तब.
या तो मैं रेस्ट ले लेती। घर पे पहुंच के हैव अ बाथ, डिनर, बैक फॉर होमवर्क। 12 बजे तक 1 बजे तक होमवर्क करती थी। नेक्स्ट डे अगेन हैज टू प्ले। एंड मैं प्रैक्टिस करती थी 7 डेज अ वीक, मतलब संडे भी प्रैक्टिस होता था, 365 डेज अ ईयर। सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस नहीं होता था, वो गणपति के दिन पे, क्योंकि मेरे सर महाराष्ट्रन थे तो उनके घर पे गणपति होते थे, वो एक विसर्जन के दिन नहीं होता था, बट अदरवाइज 365 डेज प्रैक्टिस। एंड टाइम ही नहीं था, नो पार्टीज, नो फ्रेंड्स। जो मुझे मजा करना था वो मुझे खेल से आता था। क्लब में जो फ्रेंड्स रहते थे उनके साथ मस्ती करते थे वगैरह। लेकिन खेलने के टाइम जो फोकस रहता था, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, फिक्सेस, वो एक छोटे छोटे फिक्स, आज ये शॉट नहीं गया, वो शॉट नहीं गया, उसका ये शॉट मैं क्यों नहीं ले पा रही हूँ, आप ऐसे क्यों मार रहे हो। सर के साथ बहुत बहस होती थी कि आप मुझे समझाओ कि आप बोल रहे हो ऐसे करने के लिए क्यों। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों आप बोल रहे हो कि हाथ मेरा ऐसे ही होना चाहिए, मैं हाथ ऐसे भी करके कर सकती हूँ। तो सर ने बोला करो। 2 बार किया, समझ में आया ये एफिशिएंट नहीं है, ठीक से नहीं जा रहा है मेरा शॉट। बोला अच्छा तो ये नहीं हो सकता है, मतलब ये सही होगा। तो सर को पूछ के, गलतियां करके, हार के, सर बड़े बॉयज के साथ खिलाते थे, जो क्लब प्लेयर्स थे तो उल्टा पुल्टा खेलते थे, बहुत चिढ़ाती थी, ये इसको खेलने को नहीं आता है, आप क्यों बोल रहे हो उसके साथ खेलने। सर बोले सीखो, सबसे सीखो, जो ठीक हो रहा है उससे भी सीखो, जो नहीं ठीक हो रहा है उससे भी सीखो। तो ये कर करके आई थिंक दैट वाज माय स्कूल डेज। और उसके बाद जो आप बोल रहे थे 16 पे डिसीजन, बड़ा डिसीजन ये आया कि मैं बॉम्बे में रहूं या मैं बड़ी एकेडमी में जाऊं। और तब आप प्रकाश पादुकोण का नाम आपने सुना हुआ है, या ऑल्सो नोन एज दीपिका पादुकोण's फादर नाउ। तो तभी उन्होंने एकेडमी शुरू की थी बैंगलोर में। तो मेरा बर्थडे जनवरी में है, तो जनवरी में जस्ट बिफोर माय 10th स्टैंडर्ड एग्जाम्स मम्मा ने मुझे पूछा कि तुम्हें 16th बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए। तो मेरा उनका आंसर था आई वांट टू शिफ्ट टू बैंगलोर। मम्मा के आंख में आंसू। यहाँ पे मुझे समझ नहीं, मुझे सिर्फ बैडमिंटन खेलना था, मुझे कुछ नहीं कि घर से निकलना होगा या क्या कैसे मैं करूंगी, कुछ नहीं। मैंने बोला प्रकाश पादुकोण एकेडमी बैंगलोर, and I made that decision. So the decision, But you made the decision. I made that. It was my request. So in the लेकिन वो हुआ कैसे, आपको ये समझ कैसे आई? क्योंकि 10वीं कक्षा में इतनी बड़ी सोच, कुछ तो हुआ रहेगा। शायद आपके कोच प्रधान सर, उनका भी कुछ हाथ रहेगा इसमें शायद। तो उनका भी हाथ था, आई थिंक मेनी थिंग्स। तो ऑलरेडी आई हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया एज अ 14-year-old। आई हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स, जो अंडर 18 का चैंपियनशिप्स होता है। लेकिन मैं 14 साल की थी, बट आई हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया। तो ये एक बात थी कि अभी मैं इंटरनेशनल बैडमिंटन के लिए तैयार हूँ, मैं खेल सकती हूँ। तो ये एक बात थी। द सेकेंड थिंग वाज अनिल प्रधान खुद उन्होंने बोला कि अगर मैं, वो बहुत ही अच्छे कोच थे एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। वो मेरे कोच नहीं, मेरे गुरु थे। आई थिंक देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कोच एंड गुरु। उन्होंने मुझे बहुत सीख दी, नॉट ओनली बैडमिंटन बट इवन अदरवाइज, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज कैसे या बिहेवियर कैसे होना चाहिए वगैरह। तो मैं उनको मेरा गुरु मानती हूँ। तो उन्होंने बताया कि आई हैव कोच्ड यू, आप यू आर लाइक माय डॉटर, बट द टाइम हैज कम वेयर यू हैव टू मूव ऑन to a better and a bigger, coach, a bigger setup. And Prakash Padukone, that time he was world number 1. I mean, it was just imagine for a 16-year-old who's इतना, जिनको पागलपन है खेलने के लिए, to get a chance to train under somebody like that. So the decision in December, जो Christmas holidays थे, मैं बैंगलोर गई 1 वीक के लिए। उनके साथ मम्मा की बातचीत हुई, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अकेडमी में शुरू कर रहा हूँ, और स्टे तो तभी था नहीं उनके पास, तो बोला पेइंग गेस्ट के लिए अरेंज करेंगे वगैरह। तो मम्मा के दिमाग में ये चल रहा है कि बच्ची कैसी अकेले कैसे रहेगी, विल शी मैनेज, लैंग्वेज इज डिफरेंट, फूड इज डिफरेंट। मेरे दिमाग में चल रहा है कि एक्साइटमेंट, मैं इधर खेल पाऊंगी, मैं ये ट्रेनिंग कर पाऊंगी, मैं जिम मुझे मिलेगा वगैरह वगैरह। सो वी वर थिंकिंग डिफरेंटली, बट
कमिंग बैक, जैसे मैं बोलूँ, अगर योर पेरेंट्स नो दैट यू रियली वांट टू डू समथिंग, तो they did let me go. और तब मोबाइल फोन्स नहीं थे, कुछ भी नहीं. It was very difficult. I didn't have a vehicle. I had to learn the two-wheeler in Bangalore. STD बूथ पे जाके, अगर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन STD बूथ 9 बजे के बाद 50% रेट होता था. तो रोज इतने थकान के साथ go to call mom and dad sometimes, and then the whole thing changed. To become an Olympian, then I used to train 3 times a day. और बीच में कॉलेज अटेंड करती थी. ट्रेनिंग खुद से रहना. अगर जो मेरा खाना था, एक आंटी थी जो खाना बनाती थी, तो वो उसके घर के दरवाजे के बाद वो डब्बा पैक करके टाई करके प्लास्टिक बैग में रखती. तो मैं वो डब्बा लेती थी और डिनर का डब्बा, एम्प्टी डब्बा रखती थी. फिर लंच पे अगेन सेम थिंग एक्सचेंज. तो 3 बार आंटी के घर पे जाके, और वो कभी कभी बहुत तीखा खाना बनाती थी, तो वो खाना मैं खा नहीं सकती थी, तो भूखी सो जाती थी. नेक्स्ट डे अगेन ट्रेनिंग. नॉट द आइडियल सिनेरियो, बट दैट्स हाउ इट वाज. प्रकाश पादुकोण, उनके बारे में बताइए. आपका मतलब कैसे रहा? अभी अनिल प्रधान जी को तो हम जान गए. तो जैसे मैं बोल रही थी ना, आपका एक सपना होता है, और वो सपनों को टू एक्चुअली गेट दैट ड्रीम टू कम ट्रू, यू स्टार्ट फाइंडिंग वेज. And for me, he was one of those people. He was one of my ways to get to where I wanted to. जैसे कि जब वो आते थे प्रैक्टिस देने के लिए, वो कोच थे, कि वो कैसे आते हैं, वो बैग अपना कैसे उठाते हैं, वो बैग अपना कैसे पैक करते हैं, वो बोलते कैसे हैं, वो वार्म अप कैसे करते हैं, वो प्रैक्टिस जब खेल रहे, सिंपल शॉट कर रहे, सर्विस कर रहे, तो मैं जब बैठ के उनको देखती थी. और जो ये पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द डिजायर टू लर्न जो बोलते हैं ना, अगर ये दो साथ में आए तो इट कैन बी वेरी वेरी पावरफुल. वेरी वेरी पावरफुल. क्योंकि आप ना जानते वो आपके अंदर आ जाता है. आप कॉन्शियसली, ये नहीं कि आप मुझे सिखाओ तब भी मैं सीखूंगी सर्विस, ऐसे नहीं. तो एक चीज जो मैंने उनका देखा था, कि जब आप बैडमिंटन आपने देखा हुआ है, राइट? तो जब कोई खेल रहा है, तो वो जो रिसीवर होता है, जो रिसीव कर रहा है वो पहला सर्विस, प्रकाश पादुकोण का जो उनके आंखों में फोकस होता था, वो सबसे अलग था. जब वो शटल देखते थे, वो बहुत ही अलग था. तो वो मैं बैठ के देखती थी, बोले ये करते कैसे है. और दूसरी बात ये है कि जब वो प्रैक्टिस देते थे हमें, तो पहले 3-4 मिनट में थोड़ा उनका एक आउट जाता, शॉट इधर थोड़ा नेट में. फिर वो अनाउंस करके बोलते थे, अभी मैं गलती नहीं करूंगा. और बिलीव इट और नॉट, फॉर 60 मिनट्स आफ्टर दैट ही वुड नॉट मेक अ मिस्टेक. एंड हाउ इज इट पॉसिबल? हियर आई एम अ 16-17 ईयर ओल्ड, और मैं गलतियां करी जा रही हूँ, ये वो, लेकिन ही इज नॉट मेकिंग अ मिस्टेक. सो आई एम थिंकिंग दैट इट इज पॉसिबल. अगर ये कर रहे हैं, मतलब कुछ तो ये हो सकता है. So then you try to have that focus. You try to be like that and say that if he this, I will also try. And उनका जो ये discipline था, वो इतना strong था कि अगर he feels that you're not focused for like 3 minutes in that, शटल उठा के मैं आई, कोर्ट से गए वो दूसरे कोर्ट पे, दूसरे किसी को फीडिंग करने के लिए, प्रैक्टिस देने के लिए. तभी समझ में आया कि अगर मेरा फोकस नहीं रहा, I will not get to play with him. So अच्छा, you were playing with him. Yeah, he was giving me practice. I would take the shuttle and he would leave the court because he said you're not focused. I'm not going to waste my time on you. I'm going to go to the other court. और तब मुझे गुस्सा आता था कि no, I want him to play with me because I love playing with him and I learn so much and I enjoy playing with him. तो मेरा फोकस उससे आया, क्योंकि वो निकल जाते थे तुरंत. So again, if you have that in your mind, na, you will do everything, big and small, to protect it. So, he used to come check. मैं अकेले रहती थी, तो वो घर पे आते थे चेक करने के लिए, सरप्राइज चेक. जैसे बोर्डिंग स्कूल में चेक नहीं होता है, हॉस्टल में चेक नहीं होता है. कभी कभी कोई वार्डन आ जाती है अंदर वगैरह. He also used to come inside, बेड के नीचे, बाथरूम के दरवाजे के पीछे,
कबर्ड खोल के, अच्छा। हाउ आर यू स्टेइंग? हाँ। सो इट इज नॉट इनफ। जो अनिल प्रधान ने सिखाया था कि अगर आपको चैंपियन बनना है ना कोर्ट पे, तो ऑफ द कोर्ट भी आपको चैंपियन बनना पड़ेगा। देयर इज अ सिस्टम, एंड इफ यू लिव बाय दैट सिस्टम एंड बी ऑर्गेनाइज्ड, देन it will be better. So my clothes used to be properly kept, my bed used to be properly made, and 1 or 2 times he came for a surprise check. After that he said, "Aparna ka mujhe check karne ki zarurat nahi hai. I know that it will be all right." Why? Because again the same thing. You don't want him to get angry. You know he's done it. उनका बैग ऐसे पैक होता है, जब वो आते हैं उनके कपड़े एकदम, the way he walks in, and you want to be exactly like that. Attention to detail. Attention to detail and to look like a champion. When you came in, like if you wanted to be like him, then you had to be like him. Not only had one shot like him. So I think just that whole being around, like ये मैं कहूंगी कि अगर आपको कुछ गोल है, आपका कुछ गोल है, surround yourself with people who will fuel that goal. Not with people की बोले कि आप नहीं कर सकते हो, छोड़ो, अरे एक दिन नहीं गए प्रैक्टिस, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत लोग ने मुझे भी बोला है, एक दिन आप नहीं जाओगे। आई विल टेल यू अ वेरी फनी इंसिडेंट। सो आई वाज, एक प्रैक्टिस सेशन था मेरा, उसके बाद हम लोग एक बहुत स्पेशल मीटिंग के लिए जाने वाले थे, तो मुझे इनवाइट मिला था एक प्रीमियर शो ऑफ अमिताभ बच्चन। तो वहां पे वो प्रीमियर शोइंग में अमिताभ बच्चन खुद होने वाले थे। मैंने कभी उनको मिला नहीं था, एंड आई वाज एग्जैक्टली योर एज, अराउंड द 10th स्टैंडर्ड। तो मम्मी आई और मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, बोले प्रैक्टिस के बाद हम चलते हैं जुहू में, स्क्रीनिंग होने वाला था। सो दे केम, मेरा प्रैक्टिस हो गया था, तो मैंने बोला कि आप लोग जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड की ऐसे आंख निकली है, तुम पागल हो, अमिताभ बच्चन को मिलने तुम नहीं आ रहे हो? आई सेड नहीं। बोले क्यों? आई सेड मुझे आज प्रैक्टिस में मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी काम, एंड आई माइट वांट टू प्ले लिटिल मोर, यू गो, I don't want to come. And I was very calm about it. नहीं कि मैं sacrifice कर रही हूँ कि I'm giving up something. आज मुझे प्रैक्टिस में बहुत मेरा मन लग रहा है, जाओ। तो अभी भी जब मैं वो फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, वो बोले तुम अलग ही थे, तुम पागल थे। ऐसे ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे जो मेरा बैडमिंटन के प्रति प्रेम था, that was sacrifice. It was because of that. I had no other problems. And in fact, last time I met Amitabh Bachchan. That was my next question. So life has come round. There was an Olympic screening again, and we had to launch a poster. In fact, it's on my Instagram. So अगर आप देख रहे हो तो it's there. So I got to. Was that the first next time? Next to him, the first time. And you met him. And he also called us to. It was a shot in his office, so we got half an hour with him, face to face, interacting, with him for half an hour. So wonderful. Life will. Some opportunities will go, but they will come back, But I think what you have to achieve, you have to achieve, and do it happily. There is no such thing as sacrifice. Sometimes you might feel people call it sacrifice. For me, it wasn't a sacrifice. It was choices I made, and I made them very happily. So. International, your experience, उसके बारे में बताइए. So भारत में तो बहुत सारे आपको nationals में you were winning, then you went outside the country, Olympics, उसके बारे में बताइए, because I'm sure all of them want to know. तो एट द टाइम जब हम खेलते थे, सोशल मीडिया था नहीं, इंटरनेट था नहीं, तो हमें जो एक्सपोजर था इंटरनेशनल बैडमिंटन का था, वो बहुत लिमिटेड था। जब तक हम वहाँ जाके खेले नहीं, हमें कुछ वी डिड नॉट अंडरस्टैंड, डिड नॉट नो, और बहुत नर्वस रहते थे। नॉट ओनली कि ओपोनेंट के साथ कैसे खेलेंगे, लेकिन ट्रैवल कैसे करेंगे, खाना कैसे होगा, हम बोलेंगे कैसे, हाउ डू वी फिगर। तो हम ऐसे लगते थे हम फिट नहीं होते हैं यहाँ पे। और चाइनीज लोग आते थे, इंडोनेशियन, बड़ी बड़ी टीम लेके, इतनी स्ट्रॉन्ग फिट, और हम लोग ऐसे धीरे से जाके खेले, कैसे खेले। वी टू फील वेरी शाय, इनसिक्योर, इन्फीरियर। ये सोचते रहते थे कि उनके पास क्या है, उनके पास ये है, वो है, पूरा टीम लेके आते थे। किट इतना अच्छा है, हमारा इतना अच्छा नहीं है। हम गर्ल्स के किट कभी नहीं देते थे, बॉयज का किट गर्ल्स को देते थे, तो हमारा सब साइजेस उल्टा पुल्टा, हम कैसे भी पता नहीं कैसे दिखते थे। तो हमारा दिमाग ये रहता था कि
हमारे पास क्या नहीं है, उनके पास है, हमारे पास नहीं है, तो हम नहीं कर सकते हैं। थोड़े सालों के बाद आई थिंक ये समझ में आया कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है, एंड समटाइम्स दैट इज इनफ, एंड समटाइम्स व्हाट वी हैव दे डोंट हैव। एंड ध्यान जब ये उस पे जाता है कि हमारे पास क्या है, तो उसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि हम ये भी समझ जाते हैं कि हमारे पास इतना है, हमें यहाँ तक पहुंचना है, हाउ कैन वी यूज आवर रिसोर्सेज बेस्ट टू रीच दैट। या तो हमारे पास उतने ही रिसोर्सेज थे, बोले लेकिन इतना नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं था। सो व्हेन आई वन अ मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, आई वाज द जूनियर मोस्ट इन द टीम, माय फर्स्ट बिग टूर्नामेंट, मल्टी स्पोर्ट टूर्नामेंट, क्योंकि वहाँ पे सब स्पोर्ट्स होते हैं। कहाँ थी ये मलेशिया में, मलेशिया इन कुआलालंपुर। सेमीफाइनल्स में थर्ड गेम, तभी मैच ऐसा होता था 11 पॉइंट का गेम होता था। तीसरे गेम में तो 1-1 हो गया था, तीसरे गेम में मेरा स्कोर था 1, ओपोनेंट का स्कोर था 10, मतलब वो 1 पॉइंट दूर थी टू रीच द फाइनल। आई वाज 1 पॉइंट अवे फ्रॉम लूजिंग। तभी दिमाग में बस एक ही चीज आया कि इफ यू लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो यू विल रिग्रेट इट। वन स्टेटमेंट, और वन स्टेटमेंट टू से टू शिफ्ट गियर, गाड़ी का गियर ना, थर्ड गियर से फोर्थ गियर डालने, फोर्थ नहीं मैंने फिफ्थ गियर में ही डाल दिया। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, लेकिन फोकस आया वहां से फ्रॉम 110, एक 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 पॉइंट लेके आई मैनेज टू विन दैट मैच एंड रीच द फाइनल। तो एक दो चीज उसमें, एक तो that if your mind is powerful enough and if you've practiced enough, that one statement of your mind will make your body obey if you've done it. अगर आप प्रैक्टिस में आपने ये ट्राई किया है बार बार, जैसे स्कूल में जाते हो, बोल रहे इस एग्जाम में या इस टेस्ट में ना बस मैं आई विल नॉट गेट लेस देन दिस मार्क्स, कुछ भी करके आई विल नॉट गेट, slowly put these small goals and keep trying to achieve them. So when you come to a stage like I did at 110, अभी ये मुझे मत पूछो कि आप 110 तक क्या कर रहे थे, आप सो रहे थे जब ओपोनेंट के स्कोर बढ़ता जा रहा था। आई डोंट नो, आई वाज ट्राइंग बट इट वाज नॉट हैपनिंग। बट एट वन पॉइंट यू से इनफ इज इनफ, यू हैव नो चॉइस, नाउ यू हैव टू डू इट नाउ। ये एक बात है। सेकेंड थिंग इज, नो मैटर हाउ मच यू थिंक कि सिचुएशन आपके हाथ से निकल गया है, वो निकला नहीं है, वो अभी भी टिल इट्स नॉट, एज इन इंग्लिश दे से, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर. It was not over. So there's still a chance. Always believe that you have a chance. Don't give up. And these one instances na make you sort of have that belief. Not only when I'm in my playing career, but even now in life. That sometimes you think everything's over, like you want to give up. You know, you can't do anything. But you still say, तभी हुआ था ना 110 से, अभी क्यों नहीं हो सकता? Right? So have that belief, I think. ओलंपिक्स के बारे में बताइए। ओलंपिक्स, जब मैंने खेलना शुरू किया, बैडमिंटन वाज नॉट इन द ओलंपिक्स, सो मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैं ओलंपियन बनूं अभी, यू नो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। लेकिन जब मुझे पता चला कि अभी 1992 में दे इंक्लूडेड इट इनटू द ओलंपिक्स, ऐसे चलो अभी इसके पीछे भागो। कैसे होता है कि अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग आपका सर्टेन अचीव होता है तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाते हो ओलंपिक्स के लिए। और तब इंडियन गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करता था। वो अभी अगर बच्चे 20 या 22 टूर्नामेंट खेलते साल में, तभी हमें सिर्फ 8 टूर्नामेंट खेलने को मिलता था। इन 8 टूर्नामेंट्स यू हैड टू गेट योर रैंकिंग। उसके बाद मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि मुझे टूर्नामेंट के लिए भेजे, so that was not an option. As I'm saying, not an option. Okay, so now you know that. Somehow, you know, I played well, managed to achieve the ranking and qualify for the Olympics. अभी Olympics आया, we had no clue कि क्या होता है। और Olympics में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बाकी टूर्नामेंट से बहुत ही अलग होता है। और जब वो ओलंपिक विलेज में आप जाते हो, तभी ये साइड वो साइड देखो, सब लोग स्टार्स हैं, सब लोग अचीवर्स है, बेस्ट इन द स्पोर्ट, बेस्ट फ्रॉम द कंट्री, यू नो, बिकॉज स्टार्स। एंड दैट एनर्जी दैट यू हैव ऑफ पीपल हु कम टू दिस स्टेज हु आर सो गुड,
but have had the same journey as you. Hmm. They've worked so hard, same, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना टैलेंट चाहे आपके पास हो ना हो, हार्ड वर्क इज अ नेसेसिटी. There's no other way. There's a interesting story. अफ्रीका में ये बोलते हैं, ठीक है, कि जब सूर्योदय होता है तब जो हिरन होता है उसको सबसे तेज भागना पड़ता है. क्यों? नहीं तो शेर उसको खा जाएगा, राइट? लेकिन जब सूर्योदय होता है शेर उठ के सोचता है मुझे भी आज सबसे तेज भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं भागूंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा. So no matter whether you are at the bottom or at the top, when the sun comes up, you better be running. Same thing. No matter what field you're in the top or the bottom, you better be working hard. If you don't do that, then there's absolutely no way that you can survive. Okay, so just remember that hard work is the absolute necessity. It's the basic. Nothing can happen without that. आपको इंजुरीज का भी सामना करना पड़ा, बहुत सारे कठिन समय आपकी जिंदगी में आए, उसके बारे में बताइए. तो मेरी पहली एक्चुअली लकीली टचवुड मेरी करियर में मैंने बहुत सारी इंजरीज मैंने फेस नहीं की है. 2 इंजरीज थी. वन वाज एन इंजरी. मेरे कोच ने एक बार स्टेटमेंट किया था. एक जो एक्सरसाइज था पर्टिकुलर शैडो उसको बोलते हैं बैडमिंटन में, जो कोर्ट पे मूवमेंट करना होता है लेकिन शटल के बिना. तो सिर्फ इट्स वन, बहुत थकान होती है उससे. और उससे क्या होता था कि मेरे एंकल में जो एक्किलीज, ये जो पीछे का साइड है, उसमें बहुत पेन आता था जब मैं वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज करती थी. मैं एडमिट करूंगी मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन पेन भी आता था. दोनों रीजन. तो मैं कोच को जाके बोलती थी सर ये एक एक्सरसाइज मत कराओ, बाकी मैं सब करूंगी. तो उन्होंने ये बोला स्टेटमेंट, यू आर लेजी, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड. बस उतना एक स्टेटमेंट. वो इतनी चोट पहुंची मुझे विद दैट वन स्टेटमेंट. आई सेड नाउ आई विल शो यू हाउ हार्ड आई कैन वर्क. आई वाज ऑलरेडी वर्किंग हार्ड. इट्स नॉट कि मैं हार्ड वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन सर ने ऐसे मुझे बोला ही कैसे. How can I be perceived as not working hard? Lazy. As and being lazy. So I started running. अगर कोच ने बोला 20 मिनट भागो, मैं 22 भागती थी. अगर सर ने बोला 3 दिन करो तो मैं 4 दिन करती थी. और वो immaturity, and I'll call it immaturity के वजह से I got a bone fracture here in the bone. It was called a stress fracture. So it's not a crack like you see in a fracture. It's a very small crack, but it comes due to overtraining, due to stress. And that was immaturity. But I wanted to prove my point. So that was one injury. तब से मैंने ये सीख लिया कि you need to know, be true to yourself and know your limits. And say if you are working hard, जाके कन्विंस करो. ऐसे पागलपन करके आपका कुछ नहीं होने वाला है. I lost 3 months of training there. Because first they could not make out what it was, and then I had to rest. The second injury that happened was in fact मेरा wrist दर्द हो रहा था. So first the pain used to come it came once in 6 months. Then it came once in 3 months. Then it started coming 3 times in a week. वो progression उसका बढ़ता गया. And when it started coming, I could not play. तो एक दिन जब आता था पेन तो 3 दिन मुझे रेस्ट लेना पड़ता था. Then it would recover again I would try and play again. It would hurt. And then nobody could, तभी इतना sports science advancement नहीं था, हमें support भी नहीं था to do the diagnosis. लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये problem क्या है. So they could not fix it. लेकिन time आया कि it was my nationals. I had won 8 consecutive senior national titles. This, and if I had won the 9th one, I would have equaled the record of Prakash Padukone. जो अभी सोचो अभी 16 साल की थी मैं, उनके साथ ट्रेनिंग करके. now I'm at the verge of equaling his national record. I said अभी मैं क्या करूँ. तो मैं फिजियो के पास गई जो मुझे ट्रीट कर रहे थे. तो उन्होंने बोला that
you won't be able to play because in a tournament 7 दिन रोज मैचेस रहते हैं और यहाँ पे तो आप 1 दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, 3 दिन रेस्ट ले रहे हो, 1 दिन प्रैक्टिस कर रहे हो. जो वो बोल रहे थे सही था. तो मैंने सिर्फ पता नहीं वो टाइम में क्या हुआ, मैंने उनको बोला आई विल नॉट ओनली प्ले दिस नेशनल्स बट आई विल विन दीज नेशनल्स. तो फिर कुछ नहीं हुआ, सब लोग चुप हो गए. मैं कर रही थी प्रैक्टिस. बहुत ऐसे स्ट्रोक्स थे कि मैं खेल नहीं सकती थी क्योंकि मेरा रिस्ट से उससे चांस था कि पेन आए. तो मैंने मेरा गेम लेवल 70% तक ड्रॉप कर लिया था. स्ट्रेंथ नहीं था क्योंकि मैं उठा नहीं सकती थी वेट्स क्योंकि रिस्ट में पेन था. जब पेन आता था तो मैं टूथब्रश भी नहीं उठा सकती थी. मैं लेफ्ट हैंड से ब्रशिंग करती थी, गाड़ी नहीं चला सकती थी, एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कुड नॉट डू. जब दूध पीती थी तो लेफ्ट हैंड में मग उठा के दूध पीती थी जस्ट टू प्रोटेक्ट दिस रिस्ट एज मच एज पॉसिबल. देन द नेशनल्स केम. आई स्टार्टेड सर्विंग बैक हैंड जो मैंने पहले कभी नहीं किया था. क्यों? क्योंकि उससे मेरा रिस्ट सेफ रहता. Because then I'm not using my hand. तो सब लोग ने बोला अरे अपना का कुछ स्ट्रैटेजी है, नया उसने कुछ सीखा है. उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कितने स्ट्रेस में थी. मैं बैक एंड सर्विस करी थी, एक तो मुझे आता नहीं था ठीक से, लेकिन आई वाज डूइंग इट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. जब स्मैश का टाइम आता था मैं धीरे से मारती थी क्योंकि अब लोग बोल रहे अरे स्ट्रैटेजी है. तो ठीक है आप समझो, आपको जो भी समझना है. तो उसके बाद एक मैच के बाद तो मैं सेमीफाइनल्स पहुंची. सेमीफाइनल्स में इट वॉज अ डिफिकल्ट मैच. 3 गेम्स हुआ, लेकिन मुझे पता था जो ओपोनेंट थी आई कुड हैव नॉर्मली बीटन हर इन 2 गेम्स इजीली, लेकिन बिकॉज आई वाज प्लेइंग 70% इट वेंट टू द 3rd गेम. तो सब लोग ने बोला अपना का फॉर्म ठीक नहीं है, इस बार नया नेशनल चैंपियन होगा वगैरह वगैरह. तो मैं अपने दिमाग में बोल रही हूँ काम डाउन, यू नो द सिचुएशन, don't worry, don't listen to them, they do not know the entire picture, you know the entire picture, so be patient. टाइम आया फाइनल्स में. तो आप साइना नेहवाल आपने सुना है? साइना नेहवाल. so she was my opponent in the finals and न्यूज़पेपर में उसने स्टेटमेंट दिया हुआ था कि I will beat Aparna tomorrow. बोला सब लोग बोल रहे थे. आप कभी स्टेटमेंट देते नहीं? नहीं, let the racket do the talking. बोलने का जरूरत नहीं है. So, but at the same time, I could not be even confident for that matter because I didn't know. अगर मेरा रिस्ट ठीक रहता, I would be confident, I would win, no problem. But because my wrist का situation ऐसा था, मैं बोले अभी क्या करूँ? How do I figure this out? I just told everybody, just leave me 1 hour before the match. I did not meet anybody because the press comes. जो press आते हैं वो आपको कैसे लगता है ये वो मैच के पहले मैच का. I disappeared. I went down somewhere in the stadium. I warmed up on my own and just in my mind I'm just thinking कि how will I navigate the match. अगर शॉट ऐसे आया तो मैं कैसे करूँगी. Just keep your focus. और वो मैच के दौरान में फर्स्ट 3 or 5 पॉइंट्स एक नेट पे शॉट आया. तो ऑल दीज डेज मैं बोल रही थी मैं स्मैश नहीं मार रही थी. तो वो एक शॉट आया, पता नहीं इंस्टिंक्ट से मैंने वो स्मैश मार दिया. और वो भी ऑब्जर्व कर रही थी, जैसे आप बोल रहे हो ना ओपोनेंट गेट्स स्मार्टर, इट्स नॉट ओनली दैट यू आर स्मार्ट. वो भी पूरा टूर्नामेंट देख रही थी, उनके कोच भी देख रहे थे. बोले अपर्णा स्मैश नहीं करेगी, जब ये शॉट आया तुम आगे बढ़ो. तो मेरे दिमाग में इंस्टिंक्ट से क्या मुझे नहीं पता था, बट इंस्टिंक्ट से क्या वो आगे बढ़ी, मैंने स्मैश मारा तो उसके बॉडी पे आ गया अचानक. उसके बाद वो कभी भी नेट के पास आई नहीं. और वो उसका स्ट्रेंथ था. तो उसका स्ट्रेंथ वो फर्स्ट 3 to 5 पॉइंट्स में मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया. और उसके बाद जो मैच हुआ, फिर I won the match. It was my last. And because it was the 9th title in Bangalore, सब लोग जानते थे record title. Record equal. Yeah, I got a standing ovation which I had not got before. And I knew it was my last nationals because my wrist was very bad. I couldn't have gone through this whole process again. So for me, it was my retirement in my mind. Nobody knew, but in my mind, I knew it was my last sort of nationals to go out as India #1 with a standing ovation. And you have to be blessed to have an ending of a career like that. और आप मानोगे नहीं,
अगले दिन सुबह मेरा रिस्ट का पेन वापस आया. So what I'm saying is, अगर आपका गोल इतना स्ट्रांग हो, even luck will favor you. It will come to you. When there's a, ये जो बोलते हैं ना कि हम सब लोग ना बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस आएगी. लेकिन जब बस आएगी, आप अगर तैयार नहीं हो तो वो निकल जाएगी. Those opportunities will go. Keep yourself prepared all the time. And through my whole career, whether it's my principal letting me play tournaments, मतलब स्कूल मिस करके टूर्नामेंट के लिए जाने के लिए, मेरे पढ़ाई टॉप क्लास थी, बहुत मेहनत करती थी पढ़ाई में. अगर मुझे बैंगलोर शिफ्ट होना था ऑन माई ओन, अगर मेरी पढ़ाई ठीक नहीं थी, मुझे बैंगलोर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था, which means I would have been in trouble. when I captained India, when I was captaining the Indian team, you have to make statements to the press, you have to interact. What came handy? My education. When I faced failures and hardships, what came handy? My education. When I joined my job at Indian Oil, they confirm, जो confirmation बोलते हैं जॉब में, नहीं तो वो probation पे रखते हैं temporary. Confirmation किससे आता है? Because of my graduation. Why did I get my promotions in Indian Oil? Because of my education. Everywhere I've realized, if you, I used to travel a lot on my own, abroad जाते थे अकेली, कभी कभी टीम के साथ नहीं, अकेले ही गई हूँ. What gave me confidence? My education. So education का ये पर्पस नहीं है कि आप करियर बनाओ और सिर्फ जॉब ले लो. This is not the only, it's very important in as that's what education gets you, but also कि आप the ability to learn, the ability to understand, the ability to face situations, to take opportunities when they come. If आपका education है, जब opportunities आएंगे, you will be confident to take them on. जब आपके पास कमियां हैं, resources नहीं है, अगर आपके पास education है, आप बाहर जाके आप वो opportunities सीख, you will be able to seek them out. आप ढूंढ पाओगे, आपके resources support system आप बना पाओगे. अगर आपके पास education हो, आप independent रहोगे. ना कि मैं जब इंडियन ऑयल में काम करती थी, बाकी बहुत स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे थे जिनके पास एजुकेशन नहीं था, तो जब वो उनका लीव फॉर्म, उनका जो लीव एप्लीकेशन या तो उनका रीइंबर्समेंट फॉर्म वो नहीं फिल कर पा रहे थे, पाते थे, अपना मैडम आप प्लीज फिल करके दे सकते हैं क्या? आई सेड प्लीज आप सीखो, क्योंकि आपका पैसा है, आपका हक है. लेकिन अगर आप फिल ही नहीं कर पाओगे, अगर आप लीव एप्लीकेशन नहीं दे पाओगे, तो जो मैनेजमेंट है वो आपको नहीं देगी लीव, आपके पैसे कट जाएंगे, आपकी सैलरी कटेगी. सो एजुकेशन इज दैट वन कांस्टेंट. जैसे हम हार्डवर्क बोलते हैं ना, वो ऐसा लेयर है कि अगर आपके पास नहीं है, आप जी सकते हो, ऐसे नहीं कि नहीं जी सकते हो, बट आप अच्छी तरह जीना चाहते हो, फॉर यू, फॉर योर फैमिली, गोइंग अहेड. आई होप अ लॉट ऑफ यू ऑल डू थिंग्स फॉर द कंट्री, फॉर एनीथिंग. जस्ट please study, because it's a skill to know how to learn, and that's what education is. आगे जाके लाइफ में क्या होगा, मेरे लाइफ में बहुत, उसके बाद of course I had jobs, I had to leave my job, look after my daughter, so I'm a single parent. It's just me and my daughter, to even manage that situation, to manage other things in office, to handle the press इतना ये वो आप देखते हो कैसे होता है. Everywhere, believe it or not, education मुझे काम आया है. So think beyond the exam paper. Excellent message, बहुत ही बढ़िया, thank you. आपको अर्जुना अवार्ड मिला, उसके बारे में बताइए. उसके बारे में बताइए, तो सबको सब जान जाएंगे कि क्या है, कितना स्पेशल अवार्ड है, तो और किसने दिया वो भी बताइए. So the Arjuna Award is an award for excellence in sport, and 2005 में
मुझे वो पुरस्कार मिला और आई गॉट इट विद द हैंड्स ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. So and I think the first thing I was very grateful कि मुझे वो award मिला, of course, but to be honest, I took the award and first gave it to my mom and I said, this is for you. So I think that because you know they've worked so hard, and not only mom, even dad, and even my older sister, because जब सब attention मेरे ऊपर था, तो वो कहाँ पे you know उसको ऐसे लग रहा था कि you know मम्मी पापा मुझे नहीं दे रहे हैं, या उसको सब फैसिलिटीज मिल रहा है, उसको घूमने को मिल रहा है, उसको you know ये वो, बट नॉट अ सिंगल टाइम कि उसने मुझे ऐसे महसूस कराया कि तुम स्पेशल हो, you know तुम्हें सब मिल रहा है. क्योंकि अगेन सेम थिंग, अगर आप सीरियसली विथ फुल फोकस you know and honest integrity please is a very very important word, जो अगेन अनिल प्रधान ने सिखाया था मुझे. ये नहीं कि आप सही काम करो जब कोई देख रहा है, जब नहीं भी देख रहा आप सही काम करो. इनफैक्ट अगर आपको चैंपियन बनना है, जब कोई नहीं देख रहा है ना, सबसे ज्यादा मेहनत करो. That's the time you have to work the hardest, when no one is watching, and do the right thing when no one is watching. It doesn't matter. तो इंटेग्रिटी से अगर आप करो ना, तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो आपके ऊपर उंगली उठा पाएंगे for whatever reason. So you live very happily, peacefully. आप जैसे स्पोर्ट एक ऐसी चीज है कि आप compete करते हो ना, कि तुम मेरे दुश्मन हो, मैं खेल रही हूँ और मुझे तुम्हें हराना है वगैरह वगैरह. ऐसा कुछ नहीं है, दुश्मन कुछ नहीं है. खुद से खेलो, किसी को गिराने की जरूरत नहीं है, आप बस उठते जाओ, बस. दैट्स द ओनली थिंग, यू राइज अबव. आपकी बेटी के बारे में बताइए. तो मेरी बेटी 11 साल की है, और हमारे जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, वी आर एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज. वो बहुत अलग है. जैसे मुझे खेलना बहुत पसंद है, उसको पढ़ना बहुत पसंद है. सिर्फ एक कॉमनैलिटी है कि हम दोनों को चॉकलेट बहुत पसंद है. तो मैंने ये उसको बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ सब शेयर करूंगी, लेकिन मेरा चॉकलेट मेरा है, तुम्हारा तुम्हारा. सॉरी, ये मैं शेयर नहीं करूंगी तुम्हारे साथ. करती हूँ बट ऐसे बोलने के लिए. सो शी इज वेरी डिफरेंट. लेकिन मैं उसको एक ही you know these two things, one is integrity, I said non-negotiable. Second is effort, not result, effort. अगर मुझे पता है कि तुमने effort नहीं डाला है तो मुझे बहुत दुख होगा. मैं कुछ इनफैक्ट कल हमारी नाम बहुत उसका नाम है कायरा. तो वो कल ही डांट पड़ी मेरे से, एंड आई टोल्ड थोड़ा ड्रामा करके दिखाइए क्या हुआ. नहीं, हम दोनों जमीन जैसे बैठे थे नीचे, ऐसे ऊपर नहीं. मैं ट्रेनिंग कर रही थी कल घर पे, तो पूरे पसीने पसीना. लेकिन मैंने ये देखा उसका कुछ वो आईपैड लेके ट्रेनिंग मतलब समझा नहीं. स्किपिंग कर रही थी घर पे. अच्छा अच्छा अच्छा. एक्सरसाइज कर रही थी मेरा. तो आई वाज फुल्ली स्वेटी, सो बट आई हैड टू टॉक टू हर, सो आई डिडंट वांट टू सिट ऑन द बेड. आई सेड सिट ऑन द फ्लोर, आई एम टू स्वेटी, एंड आई सेड नाउ यू लिसन टू मी. So I said, what happened? So I said, God has given you some talents. So he looked. So I said, you learn fast. You read very well. You understand things. You're decently good at sport. She's very good at art. You know, all Which that. sport? She plays basketball, she swims, she runs. Not one particular sport. उसका very clear है, मुझे competition खेलना नहीं है sport में, मुझे sport खेलना है, मुझे friends बनाने हैं. अच्छा. तो that's a very clear from when she was very young. So I said, perfect, if that's your motivation, go out and make friends. So I said, if God has given you certain gifts, who are you to not honor them? That's my only thing. When you were supposed to do your studies, you were on the iPad, and कुछ वीडियोस दिख रही थी जैसे हम. And I told her, I said, मैं भी करती हूँ, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ. ऐसे नहीं कि हम लोग परफेक्ट है, हम नहीं है. लेकिन हम जब मिस्टेक करते हैं ना, वो सुधार करने की कोशिश करते हैं. लास्ट वीक तुमने किया, उसके पहले के वीक तुमने किया, आज वापस तुम कर रहे हो. बट मम्मा, आई एम वेरी गिल्टी. सो आई सेड, पहले गलती करके, जो पुरानी गलती है, नई गलती नहीं है. नई गलती आई कैन अंडरस्टैंड, पुरानी गलती आप करते जाओ और आई एम गिल्टी. आई सेड, हाउ डज दैट हेल्प? आई सेड, दैट डज नॉट मीन एनीथिंग टू मी. सो ये, you will honor
talents that you have because you are unique. जो आपके पास है वो आपके पास है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका है. There's no one like you. You are unique. Correct? Know that first and respect that, and then use that talent and build on it. आपके हाथ में मेहनत करना है, आप मेहनत करो, खूब मेहनत करो. Circumstances will come, situations will happen. कभी ये है, कभी वो नहीं है, कभी चेंज होगा. It doesn't matter. But don't disrespect what you have been given. And अगर हम सब, just imagine in this room how much talent we have. If all of us put together work really hard and truly and honestly, ऐसे नहीं कि काम आप 50% कर रहे हो, दिखा रहे हो 100%. ऐसा खोखलापन नहीं चलेगा. Be honest. If I've worked 70% output, I should get 70%. If I've worked 80% output, I should get 80%. Be that kind of a person. If each of us do that, just imagine how much you can achieve. You don't have to be an Olympian. It doesn't. If I hadn't reached the Olympics, I would be as happy and satisfied, honestly. But I believe that because I did things with my heart, it came to me. So I feel very blessed. I will keep working hard at whatever I do. It will come. If it's meant for you, it will come. But just keep working hard, right? And be the best. I said, give 100%. Be the best every single day in everything you do. And with everyone. It's not only that you only be selfish and look for yourself. Look for your teammates, look around, look at society. But be the best that you can be. I will open the forum for questions. मैम क्या आपको इंजरी ठीक हुआ है? तो great question. I think जब मैंने stop किया उसके it took about 8 years that मैं एक दिन डॉक्टर के पास गई with the same problem, क्योंकि ऑफिस में जब फाइल्स उठाती थी तो फाइल्स बहुत हैवी थे तो तब पेन आता था, या तो एयरपोर्ट पे जब बैग उठाती थी कन्वेयर बेल्ट तो पेन आता था. तो एक दिन मैं ऐसे ही डॉक्टर के पास गई, से द पेन हैज कम, कैन यू डू समथिंग. तो उन्होंने और किसी डॉक्टर को रेफर किया, उन्होंने एक इंजेक्शन दिया और तब से मेरा पेन चला गया है. एंड नाउ आई प्ले बैडमिंटन स्टिल, और उतनी खुशी से जैसे मैं पहले दिन खेलती थी. हाँ, अपना नाम बताइए, फर्स्ट नेम एंड देन प्रश्न पूछिए. मैम आई एम अनुष्का. मैम हैव यू ओवरकम फ्रॉम इंट्रोवर्ट फीलिंग? Oh, how did I overcome it? So the power of actually having no choice, no? Sometimes जैसे स्विमिंग में बोलते हैं ना, किसी ने आपको डीप एंड में फेंक दिया तो आपको स्विमिंग सीखना ही पड़ेगा टू सर्वाइव. सो बैडमिंटन ने मुझे ये बहुत चीजें सिखाई. जैसे घर से मैं दूर चली गई तो यू नो हाउ आई स्टेड ऑन माई ओन and managed, but speaking was one of those things. क्योंकि when I started leading India and जब प्रेस बहुत आता था पूछने के लिए, या तो टीममेट्स के साथ बोलना होता था, and you sometimes chief guest के जैसे बुलाते थे, you know, when I was 16, 17 also has to get called. कभी chief guest के लिए आके, you know, बच्चों को कुछ inspiring motivation कुछ, so I had to talk. तो पहले मैं बहुत खराब, ऐसे मेरे स्पीचेस बहुत अच्छे नहीं होते थे, तो मैं होमवर्क करके जाती थी ऐसे सीख के. अच्छा ये लाइन बोलूंगी ऐसे ऐसे, जैसे अगर 3 लाइन भी बोलना था ना तो मैं रट्टा मार के उसको जाके, और उसके ऊपर नीचे किसी ने पूछ लिया तो प्रॉब्लम. तो ऐसे धीरे धीरे इट गॉट बेटर. मैम आई एम हिना. मुझे ये पूछना है कि जब आप आपकी प्रैक्टिसेस कर रहे थे तब आपका डेली रूटीन क्या था? And by the Hina is my mom's name. So also daily practice ये था, जैसे बोला कि you know I used to practice 2.5 hours after school, and जो summer holidays में होते तो तब सुबह शाम practice करती थी. And then जब बैंगलोर में गई थी तभी again 7 days a week training करते थे, out of which 3 days it used to be 3 sessions in a day and 2 days 2 sessions. So approximately 6 से 7 घंटे रोज के प्रैक्टिस होते थे. मैम माय नेम वैष्णवी. आपने बोला है कि सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क चाहिए. स्मार्ट वर्क के बारे में आपको क्या लगता है? तो आई थिंक स्मार्ट वर्क कम्स फ्रॉम मेनी थिंग्स. वन इज बीइंग वेरी क्लियर
अबाउट योर गोल, कि आपका गोल, आपका लक्ष्य क्या है. हर टूर्नामेंट में हम ऐसे नहीं जाते कि हमें ये टूर्नामेंट जीतना ही है, बस ये बहुत सिंपल लक्ष्य होता है. You know, it's a larger goal. You break it up into smaller goals. So that is one thing. Second thing is self awareness. अगर आप खुद को नहीं जानते हो ना ठीक से, then you cannot be smart. So once you know your strengths and your limitations and your resources available to you, it becomes a strategy. Then that strategy you have to use to then work very hard. Because अगर आप क्लियर ही नहीं हो कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, तो हार्ड वर्क करके क्या फायदा. आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान होगा. जैसे मैं बहुत स्मार्ट थी ना, मैंने उतना भागा और मेरा इंजरी हो गया, तो अकल आई ना उससे. सो यू हैव टू नो एंड देन यू हैव टू वर्क स्मार्ट. लोग क्या समझते हैं कि स्मार्ट वर्क इज लेस वर्क. इट्स easier work. It's not easier work. It's literally what it says. It's smart. So in that hard work, you have to put smart. In that lot of work, you have to put smart. That's all that smart work is. But smart work without hard is not always sustainable. Ma'am, I am Vardhini. Ma'am, I believe that receiving an Arjuna Award from a legendary like APJ Abdul Kalam is very hard, and it's a very hard job. So I just wanted to know how you felt while receiving it. So along with being introvert, to your question, I was so introvert that in matches, after you win a tournament, you have to go to get an award, no? Like you get your prize distribution. I used to hate doing that. I used to tell Mama, chalo ghar pe. Mama saying, "Arey, but trophy, medal." I said, "Nahi chahiye, chalo ghar pe." Because that walk from the chair to the podium to that photograph and to come back now has to be very shy. So I did not want. So this was, imagine, higher stakes. Because उनका practice होता है वहाँ पे. जब you go for an award function like this and it's a formal function, they make you practice few times. और वो भी साड़ी पहन के, वो भी ऐसे steps है, वो भी इतने बड़े शख्सियत के आगे. So of course the nervousness was very very high. फोटो में सब ठीक दिखाई नहीं देता है nervousness, but it was very 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 difficult, but also very like you just felt very satisfied at the end. And what are the things you learned from your daughter? For my daughter, for all this that I've been telling you, you have to be calm and you have to be nice, no? Somehow with her, sometimes that calm doesn't happen. So I'm relearning how to be calm. And now I think a lot of things, I was doing a fundraiser once during COVID, and I remember we were trying to raise money for coaches and people who work in the system of badminton, like the office staff and the cleaners and stuff. And initially I could not find. We found donors, so I found a way to get the money, but nobody was ready to admit that they needed the money because it was difficult. So I was very dejected, and I said, "Look, I really want to help people. I know they need help. I'm 100% sure they need help, but I can't find anybody." So I remember her, and she was small, so I made her stand on the bed and I was talking to her like eye to eye, and she's saying, "Mama, let's start with one person. Let's help one person and then let's see where it goes." So in the end, just things like this, I think children are very, very wise. If you tell them the problem, they more than enough will come up with the most obvious solution and also give you the strength to sort of execute. So we started with one, and we eventually supported about 70 people through that. And she, from her piggy bank, also gave me money for that. She said half are for the able-bodied athletes and half are for the the physically disabled and who play sport. So, and they're differently able. So she did that for me. So it was a learning, I think, for both of us. Hi ma'am, myself Disha. मैम, जब आपको फर्स्ट ओवर मिला था एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया, तब आपको कैसा फील हुआ था? तभी as I said the same, I think बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये अवार्ड कैसे मिलता है ना, अभी things have changed, but at my time करियर के एंड के टाइम पे मिलता था. So it was almost saying a validation कि आपका पूरा करियर अच्छा गया है, and we are honoring you for that and we are appreciating your contribution to the country. So और वो जो अवार्ड है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है. It's an archer, because it's an Arjuna award. It's an archer. It's a bronze statue, and it's very very nice. अभी घर पे रखा हुआ है मैंने. Hi ma'am, I am Danya.
Ma'am, as students, we face many distractions. How to overcome those distractions, and how can we focus on our studies and goals? Yeah. Veera, I'm sorry you all have social media. Unfortunately, it's a huge distraction. But not only that, so when I was in Bangalore, I mentioned I was at the Prakash Padukone Academy. But what I did not mention also was that for about 7 साल के लिए मैं हॉस्टल में रही थी, in a government hostel. So when I shifted to that government hostel, वहाँ पे बहुत challenges थे, ठीक है? Like as a student, right? I'm saying I had to study, I had to do training. खाना वहाँ पे तो मतलब अगर मुझे 1 रोटी चाहिए था ना, तो प्लेट में मुझे 4 रोटियां लेनी पड़ती थी, क्योंकि 1/4 ही पकी हुई होती थी. The rest was कच्चा. So I would just take out the cooked parts and join them. It will make 1 roti. So rice used to be like at the bottom, वो पूरा जला हुआ. जो बैडमिंटन के कॉर्ट मैट्स थे वो फटे हुए थे, ठीक है? शटल्स कभी कभी मिलते नहीं थे खेलने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी चला जाता था. कॉमनवेल्थ गेम्स इज 1 कॉमनवेल्थ गेम्स प्रैक्टिस के लिए गई 5 दिन. एवरी टाइम ऐसे स्टेप ऑन कोर्ट 2 शॉट मारे, लाइट चली गई. सो लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर दैट, राइट? इमेजिन अगर आपको इस सिचुएशन में आपको स्टडीज भी करना है, राइट? सो challenges and distractions will happen. लेकिन अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, मेरा लक्ष्य ये था कि मुझे बैडमिंटन सबसे अच्छा खेलना है, and I want to win and play the best I can and win, not win, wanted to play perfectly and then win. आप वो choices आप खुद बनाओगे, क्योंकि आपकी abilities आपको नहीं बनाएंगी जितना आपके डिसीजंस आपको बनाएंगे. जो आप चॉइसेस लेंगे वो आपका लाइफ है, वो बनाएंगे, नॉट योर एबिलिटीज. एबिलिटीज तो है, सो इट्स नॉट योर एबिलिटीज, इट्स योर चॉइसेस दैट विल मेक योर लाइफ. तो डिस्ट्रैक्शंस ओवरकम करने के लिए ये ही आप पूछो कि व्हाट एम आई चूजिंग. इफ आई चूज टू डू एक्स, व्हाट्स द इम्पैक्ट इट्स हैविंग टुवर्ड्स माय गोल और ऑन वाई. If I choose to, जैसे मेरी बेटी देख रही थी iPad, so if she's made a choice to watch videos on the iPad and not do her project, what is going to happen? Will you still make the choice to watch the iPad? If the project is gonna, I want full marks in my project, not going to happen. So be very clear as to what your goal is. और गोल पाने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी. या तो वो टाइम है, या तो एफर्ट है, पसीना है, सैक्रिफाइस है. वो इज अ गिवन. विथ हार्ड वर्क यू सेट अ गोल. आपको कीमत चुकानी पड़ेगी अगर आपको वो गोल फुलफिल करना है. Hello, ma'am. Myself, Yukta. Have you ever regretted or felt bad to the idea of stepping out of tournaments? No. So my retirement really happened क्योंकि मेरा wrist was gone. It was injured. तो मैं खेल ही नहीं पा रही थी. तो I think अगर मैं करियर का पूरा देखूं, to win, to play 20 years of badminton, play 17 years, win 16 titles, 2 Olympics, 4 Commonwealth medals, and to retire as number 1 in the country to a standing ovation. And even the biggest win is, even today when I play badminton, for me it's like home. I love playing. To have the love for the sport. So no regrets, absolutely. And the person I've become because of it. I would have probably been a very shy person still. I still am. If I go to a party, you will see me somewhere in the corner. I will not be. I'm still like that intrinsically. But now I've learned to play this role of coming and talking because of badminton. Ma'am, but at first your schedule was full, you are a workaholic. But after retirement, how did you adapt the new lifestyle? So I was a workaholic because I had a desire to learn, and I'm still like that. मैं खाली हाथ नहीं बैठ सकती, मैं कुछ ना कुछ. So जब मैं इंडियन ऑयल में काम कर रही थी, and I love to study, so when I was in इंडियन ऑयल काम के साथ मैंने खुद का MBA भी किया. I studied my MBA. I did because I don't want to sit, because I want to learn. Even today, like I will come happily आपके साथ बैठ के. अगर आप you all can tell me any new ideas, anything कि हमने ये देखा कि वो सुना कि I realized this, I'll be very happy. I can sit and listen to you guys
for till the end of the day also. I have no problem. So I never get bored. That's a good thing. Thank you. नहीं तो बैडमिंटन है ही, अगर I get bored I'll go and play. Hello, ma'am. I'm Shravalya. Ma'am, you said you are good in studies and you'll practice the game thrice a day. And how you manage the studies and games, ma'am? So again, just time management of not wasting any time, like using, again it all comes down to using resources. अगर इतना ही time है आपके पास, जैसे मैंने बोला practice के बाद मैं गाड़ी में सोती थी, so I would get my rest there. या तो homework on the way, या तो school में जब free period मिलता है ना, कोई teacher नहीं आती है वगैरह, so सब लोग और बच्चे खेलते होंगे, you know, they'll be playing, I would be doing my homework because I knew कि मुझे खेलना है, practice करना है, घर पे जाके फिर वापस मुझे ही करना पड़ेगा. तो use that time to, जब मैं tournaments में जाती थी, I used to take my books with me. I would study in between matches. So time management, no other way. Hello, ma'am. I'm Likita. So, from the start, your badminton journey till the end, till your retirement. So, if we ask you to compress it and tell it in one sentence, what would it be? I think love what you do so much that everything else becomes easy. Because it's not easy. It was tough. It was a lot of hard work, but it just made the love for what I was doing made it much, much easier. And again, do it with integrity and put your 100% and enjoy it completely. Enjoy these days. You know, you must have heard a lot of people tell you enjoy your childhood. These days won't come back and all. It's true. Believe me, it's true. So have fun, work hard. Okay, let me say this one thing. Enjoy working hard. That's my message to you. Enjoy working hard. हेलो मैम, माई सेल्फ मालती. मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जब हम हारते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, उसके बाद हम हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बनाएं? तो जब हम हारते हैं ना, हम ये सोचते हैं, एक तो इट्स द एंड कभी नहीं कुछ होता है, यू विल गेट अनदर चांस, ठीक है, ये एक होता है. एक दूसरी चीज लोग करते हैं, जब वो हारते हैं ना, वो खुद के ईगो पे लेते हैं कि यू नो आई हैव लॉस्ट, आई हैव दिस हैज हैपेंड टू मी, अभी क्या बोलेंगे, इट्स मी, राइट. हम ऐसे सोचते हैं. मेरा जस्ट शिफ्ट. फर्स्ट फील बैड, क्योंकि अगर हार में आपको दिल पे चोट आप नहीं लेते हो ना, तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू गेट बेटर. फील बैड, feel hurt, cry if you want, feel, but cry for those 2 minutes, 10 minutes, half an hour, sulk, do what you want, okay. After that, shift to a problem solving mode. Ki, why did I lose? Because you don't want to lose. So if you make the same mistakes again, you will lose again. Then like my daughter, you will feel guilty, which doesn't mean anything, correct? Yes, so then shift it to a way to say that how do I avoid this happening, and find a solution. There's a problem, find a solution, move on. Hello ma'am, my name is Bhavna Shri. So can you please tell me how to be determined towards our goal? How to be determined towards our goal? How to be determined? It's a very simple question, but it's a very difficult one. Like, no, according to you, how? No, I'm saying it's very difficult to put into practice. Like, how do you, it's very easy to say you have to be determined. Like I told you, right? So it's good you asked this question, because every single day, you know, when we wake up in the morning, imagine if you didn't have to go to school. I'm not saying holidays, okay, I'm saying there was no concept only. Imagine, like you had nothing to do. You just woke up and then you're like, nothing, no? How will those days be like? You will feel bored, lost, you know, that kind of situation. What does a goal do? A goal puts in the fun into the day. Like when you get up in the morning, like, chalo, today I want to do this, or I have a direction to go to, or you know, I want to. So that's what a goal does to you. Now, if you want to achieve that goal very badly, then
you will also have an idea ki not only today do I want to do this, but I also have an idea of how I will do it, right? So you start putting those how, together with it, and every day you get up and do that. Okay, and till you achieve that, don't stop. Keep it small, keep it achievable. Don't like today I wake up in the morning and I want to go for the Olympics. That doesn't mean anything. Okay, today I want to get up and today I want to run, my 20 rounds in X time. Now, how am I going to do it? I'm going to warm up little extra. I'm going to, by the 7th round, I'll start pushing the pace. By the 9th, by say 16th round, when I'm starting feeling tired, I will do this. So I'll make all these plans, in my head. And then when I go and finish my 20th round, then I'll say, okay. Or at 16th, I'll say, and I feel this all the time. When I know, say by the 16th round, I'm getting tired, in my mind, I'll say that 16th round, when it comes, my mind will tell me, slow down, your leg is paining, you are tired, you can stop, sir is not looking. All this happens. Saying at that time when that happens, I will not listen to my mind and I will continue running. What is that? That's determination. But determination is an abstract concept. You give it some proper, find these things like tomorrow, no, I know it's a rainy day, I want to eat bhaji. I really want to, but coach has said not to eat, but I feel like eating. So when it rains, first I'm going to tell myself, no bhaji. That's it. Hello ma'am, I'm Kirti. My question is to you for in your school days to maintain both studies and sports, what way did you choose in studies? Whether hardly smart work or smartly hard work? So when I used to study, there's one thing I think smart and hard, right? When you keep finding this, try to learn first time right. The first time when you're learning any concept, try to learn it well. Because to unlearn and learn it back, wastes time. Simple example, when teacher is teaching in the class, pay attention. The first time a concept being introduced to you, learn it correctly that time only, first time. And if you don't understand that time only, solve the problem before the wrong thing gets in your head and then you have to go home, then the tuition teacher will come, then they'll teach you again something, then again the school, then again before your test. Who has time? That's smart work, right? So that's how you do it. Now, can I pay attention in class and knowing your strengths? Like someone asked, you have to be self-aware. I know my strength. I know I have a lot of focus. I can focus very hard. I know that. So I will focus in class. So I'm using my strength. Not that I'm not working hard. I'm still working hard. I still have to go and do my homework. I have to solve the math sums. Without solving, it won't come. Right? So hard work will have to be there. But I'm smart because I paid attention in class where somebody else didn't. So I did the same thing in less time. That's all. Hello, ma'am. Myself, Sandhya. Ma'am, you said you used to play 364 days except one day in a year. How to maintain this consistency? Again, same thing. Just to love it more than anything else. Do I love birthday parties more than badminton? No. Do I love festivals more than badminton? No. Do I love my birthday more than badminton? No. Do I love to eat cake more than badminton? No. Everything's a no. I just love to play badminton. When I was on the badminton court, I was the happiest I can be. So that's all. So then consistency will come. I used to die to go. In fact, Sundays, because no other members used to be there, we used to get courts for more time. More than 2.5 hours. And my coach also used to be relaxed. I also be relaxed. I used to love playing. I used to get extra time to play on Sundays. When everybody else was chilling and going on picnics and movies, I used to be in the badminton court. So that's how. But at the same time, don't be so obsessed. Be a well-rounded individual. So I used to also do art. I used to also play music in, on my own at one small instrument. So do other things also that feed your creative side, your soul. Do all that also, but what your main goal is, for that, you should want to do it. It shouldn't be a must have. It should be I want it, right?